नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया और मैं हूं आपके साथ गगन बिहारी राजपूत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। फिरोजाबाद में सिरसागंज से सपा विधायक हरिओम यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। दिन दहाड़े पत्रकारों की हत्या कर दी जाती है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। राह चलते लड़कियों के अपहरण हो रहे हैं। 2017 के चुनाव में कानून व्यवस्था को लेकर लोगों ने भाजपा को वोट दिया था, लेकिन आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है जिसके शासन में कानून व्यवस्था खराब है। अगर इसे जंगल राज कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये कानून व्यवस्था के मुद्दे पे ये सरकार आई थी। सन 2017 के चुनाव में अमित शाह जी, मोदी जी और जितने भाजपा के नेता थे वो सब कानून व्यवस्था पे ही हमला कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद की ये ऐसी सरकार है जो सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था खराब है। और इसे अगर हम जंगल राज कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जंगल राज से यहाँ कोई कानून है ही नहीं। दिन दहाड़े हमारी बेटियों को उठा लिया जाता है, महिलाओं के साथ अभद्रता और उनको अब क्या बताएं, कहने में भी शब्द शर्म लगते हैं। क्या क्या नहीं हो रहा इस प्रदेश। पत्रकार सुरक्षित नहीं, बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं। कोई प्रतिदिन कोई दिन नहीं जाता जिस दिन लूट, डकैती, हत्याएं, बलात्कार जैसी घटना न होती हों। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सरकार को अब इस सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है। सत्ता के विधायक धरने पर बैठ जाते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर इस सरकार में कोई किसी की सुन नहीं रहा। सत्ता के एमएलए धरने पे बैठे हैं, सत्ता के एमएलए परेशान है, मंत्रियों को कोई सुन नहीं रहा। ब्यूरोक्रेसी, जहाँ जिस प्रजातंत्र में ब्यूरोक्रेसी हावी होगी वहाँ कभी न जनता को आराम मिल सकता है और न भ्रष्टाचार कम हो सकता है और न कभी जनता सुखी रह सकती है। यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी दरोगा तो लूटे। हम कह रहे हैं कि पुलिस से तो अच्छे डकैत हैं। थानों में बिना पैसे के एफआईआर नहीं होती, बिना पैसे के मुलजिम नहीं छूटेगा, बिना पैसे के मुलजिम जेल नहीं जाएगा। यह पूरी तरह लूट तंत्र है। जो पुलिस दिन दहाड़े लूट रही है, थानों में जाओ, बिना पैसे के एफआईआर नहीं होगी, बिना पैसे के मुलजिम नहीं छूटेगा या बिना पैसे के मुलजिम जेल नहीं जाएगा। पैसा चाहिए दोनों तरफ से, मुलजिम से भी लेते हैं और मुद्दई से भी लेते हैं। तो लूट तंत्र है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है। मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद इतनी भ्रष्ट सरकार कभी नहीं आई। तो हम तो ये सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और जनता को भी चुनाव में जाए, उन्हें पता लग जाएगा। सपा विधायक ने कहा ये सरकार विकास के मुद्दे पर सत्ता में आई थी, लेकिन विकास पर कोई चर्चा नहीं होती। टीवी पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम होता है। कोई भी चैनल विकास पर चर्चा नहीं करता, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करता, कानून व्यवस्था पर चर्चा नहीं करता। एक विकास का काम इस सरकार में नहीं हुआ जो चुनाव के टाइम पर जनता को कोई काम गिना सके। और जो चुनाव 19 का हुआ तो ये कहते हैं विकास के मुद्दे पे आए। विकास की तो चर्चा ही नहीं हुई 19 के चुनाव में। केवल हिंदू मुस्लिम स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और राम मंदिर, इन मुद्दों पर चुनाव हुआ। विकास की न कोई चर्चा हुई और न आज हो रही। आज भी हम तो कुछ मीडिया के जो बोकस मीडिया हैं और उनके बारे में हम तो जब देखते हैं चैनलों पर, तो जो बहस होती है, सार्थक बहस होना चाहिए इस देश में। बेरोजगारी पे बहस होना चाहिए, गरीबी पे बहस होना चाहिए, शिक्षा पे बहस होना चाहिए। वो बहस नहीं होती चैनल पे। केवल हिंदू मुसलमान। एक हमारा ईटीवी है, उस पर जो एक वो है एंकर अमित, क्या नाम है उनका, नहीं अमित कुछ के बोलते हैं, तो वो सिर्फ हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, इस पर चर्चा होगी। अरे शर्म करो, इस देश पर रहम करो। बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा हमारा पढ़ा लिखा नौजवान, हमारी बेटियां डिग्री लिए घूम रही हैं रोजगार के लिए, उसकी कभी चर्चा। किसानों पर चर्चा करिए, गरीबी पर चर्चा करिए, विकास पर चर्चा करिए, बेरोजगारी पर चर्चा करिए। इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। केवल हिंदू मुसलमान
कश्मीर, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इसके अलावा कोई चर्चा ही नहीं टीवी पे। आप कोई चैनल ये दिखाता हो, बताने कोई चैनल किसी ने आज तक विकास पे चर्चा की हो, छात्रों के सवाल पर चर्चा की हो, या बेरोजगारी पे चर्चा की हो, किसानों के मुद्दों पे चर्चा की हो, गरीबी पे चर्चा की हो, विकास पे चर्चा की हो, कोई चैनल इस पर चर्चा नहीं करता। केवल मोदी को इस दुनिया का हीरो बनाना चाहते हैं, और हम कहते हैं कि चैनलों से हीरो नहीं कोई बनता है, कामों से लोग और उसके कर्मों से लोग हीरो बनते हैं। महात्मा गांधी को किस चैनल ने दिखाया था कौन से चैनल थे? आज दुनिया उनकी पूजा करती है। जयप्रकाश जी को कौन से चैनल दिखाते थे? कौन से मीडिया के लोग समर्थन करते थे? आज जयप्रकाश के नाम पर देश में राजनीति हो रही है। राम मनोहर लोहिया, समाजवादी पार्टी के जो नेता थे राम मनोहर लोहिया, उनको किस चैनल ने दिखाया, किस पत्रकार ने उनके बारे में लिखा? लेकिन आज जो भी सरकार चल रही है वो राम मनोहर लोहिया समाजवाद के नाम, राम मनोहर लोहिया का सरकार नाम लेती है, उनकी नीतियों, उनके विकास पर चर्चा होती है। उन्हें किस चैनल ने दिखाया? तो उनकी नीतियाँ थे, सिद्धांत थे, कर्म थे, उस पर लोग महापुरुष बनते। महात्मा गांधी, दुनिया के कोई भी राष्ट्राध्यक्ष देश में आएगा तो पहले महात्मा गांधी की समाधि पे जाएगा, वहां जाके सिर झुकाएगा, तब देश में कहीं दूसरी जगह जाएगा। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सपा विधायक हरिओम यादव ने कहा कि भाजपा की दमनकारी नीतियों से जनता परेशान है, इसलिए सपा और प्रसपा को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, हम लोगों का ये मानना है कि सभी समाजवादियों को इकट्ठा होना चाहिए। ये जनता पीड़ित है, जनता चाहती है, जनता दुखी है इस सरकार से, और जनता की ये भावना है कि ये दोनों लोग मिलके इस भाजपा की दमनकारी सरकार को खड़ के फेंकें कि इस सरकार में जनता बहुत पीड़ित है, व्यापारी पीड़ित, नौजवान पीड़ित, छात्र छात्राएं पीड़ित। अब स्कूल नहीं खुलेंगे, स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन शराब की दुकान खुलेगी। व्यापारी के अनलॉकडाउन में जो 2 दिन का लॉकडाउन होता है, उसमें व्यापारियों की दुकानें नहीं खुलेंगी, लेकिन शराब की दुकान खुलेगी। हजारों आदमी लाइन लेके वहाँ सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं दिखाई देता कहीं, लेकिन व्यापारी की दुकान नहीं खुलेंगी। पीड़ित है, परेशान है दवाई के लिए, वो दवाई की दुकानें नहीं खुलेंगी, लेकिन शराब की दुकान जरूर खुलेगी। ये सरकार है, तो हम तो चाहते हैं सरकार की कोई जनहित की नीतियाँ नहीं है, ये विध्वंसकारी सरकार है, ये दंगा और जातिवादी सरकार है, ये दंगाइयों की सरकार है। इस सरकार में अपराधी एमएलए हैं, अपराधी मिनिस्टर हैं, और कहा जाए ऊपर बैठने वाले कौन कौन अपराधी हैं वो सारी जनता जानती है। इसलिए हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और राष्ट्रपति शासन लगे इस प्रदेश में। आगरा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। सोमवार की सुबह तीनों के शव जली अवस्था में घर के अंदर मिले। पुलिस का कहना है कि हत्या के बाद शवों को जलाने का प्रयास किया गया है। मरने वालों में पति, पत्नी और जवान बेटा शामिल है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना थाना एतमादौला के नगला किशन लाल की है। मृतकों में 55 वर्षीय रामवीर, उनकी पत्नी है 22 वर्षीय मीरा और इकलौता बेटा बबलू है। रामवीर मकान में ही परचून की दुकान चलाते थे। शाम को ही वो ससुराल से लौटकर आए थे। सुबह तकरीबन 6:30 बजे पड़ोस के लोग उनकी दुकान से सामान लेने आए। दुकान बंद मिली। उन्होंने आवाज़ लगाई, लेकिन घर से कोई जवाब नहीं मिला। लोगों ने घर के अंदर झांका तो धुआं निकल रहा था। अनहोनी की आशंका पर पड़ोस के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने किसी तरह घर का दरवाजा खोला। पुलिसकर्मी घर के अंदर गए तो मंजर देखकर सन्न रह गए। रामवीर, पत्नी मीरा और पुत्र बबलू के शव एक ही कमरे में जली हुई हालत में पड़े थे। बबलू और मीरा के हाथ बंधे हुए थे, जबकि रामवीर के गले में फंदा पड़ा हुआ था। तिहरे हत्याकांड की जानकारी पर आगरा जोन के अपर पुलिस महानिदेशक अजय आनंद, आईजी ए सतीश गणेश, एसएसपी बबलू कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों और पड़ोस के लोगों से जानकारी ली। एडीजी अजय आनंद ने बताया कि नगला किशन लाल में एक ही परिवार के तीनों की हत्या हुई है। हत्या के बाद शवों को जलाने का प्रयास किया गया है। किसने हत्या की है, इसकी जांच में पुलिस जुट गई है। एडीजी ने दावा किया है कि घटनास्थल से कुछ सुराग मिले हैं,
जल्द ही घटना का खुलासा होगा। मेरा नाम गुलाब गब्बर सिंह है। ऐसा है कि मेरा भी यहाँ प्लॉट था पहले, और फिर हमारा कम से कम 10-15 साल पहले हमारा प्लॉट बिक गया। इनके खानदान में हमारी बहन को हमने ब्याया, और उसके बाद ये परचून की दुकान करते हैं। कौन है आपके? ये बबलू हमारा भांजा है, और जो खत्म हुए हमारी बहन है, वो बहन हुई है। आग कैसे लगी, कैसे मौत हुई, क्या है? ऐसा है साहब, हमको तो ये पता नहीं कैसे लगी कैसे नहीं लगी है। ये मतलब हाथ पीछे बांध करके और टेप लगा करके आग लगाई गई है। अब ये बदमाशों का काम है, इसको तो पुलिस प्रशासन जाने क्या वो बचिया वाले जाने। मौत हुई है 3 लोगों की। हाँ जी, बबलू और रामवीर सिंह और हमारी बहन मीरा। एक ही परिवार के हैं, एक ही माँ बेटा हैं तीनों। क्या कोई पहले से कोई रंजिश चली आ रही? कोई हमारे सामने तो कोई रंजिश नहीं हुई है, उनको मालूम होगी। अब तो भगवान ही मालिक है इसका बताने वाला। ये सुबह 6:30 बजे सूचना मिली कि थाना इतमाद दौला का ये जो क्षेत्र है, चौकी क्षेत्र है, नगला किशन लाल, यहाँ पर एक परिवार के 3 व्यक्तियों की डेड बॉडी मिली है। तत्काल हमारे सभी अधिकारी एसएसपी साहब पहुँच गए, एसपी सिटी पहुँच गए। 3 व्यक्तियों की हत्या हुई है और हत्या करके उनके शव को जलाने का प्रयास किया गया है। 3 परिस्थितियों में हत्या हुई है। इसकी जांच का विषय है, इसकी जांच शुरू हो गई है, और कुछ ऐसे सुराग हमें मिले हैं, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण होगा। संभल कोतवाली में दाखिल हुई भैंस ने ऐसा उत्पात मचाया कि पुलिस वालों को जान बचाने के लाले पड़ गए। टक्कर मारकर पुलिस के कई वाहन गिरा दिए, कई सिपाहियों को पटक कर घायल कर दिया। काबू करने की कोशिश में आए एक दरोगा पर हमला कर दिया। घायल दरोगा हॉस्पिटल में भर्ती है। छिपते छिपाते पुलिस वालों ने बाद में पानी डालकर और लाठियां फटकार कर भैंस को काबू में किया। मुहर्रम की 10वीं तारीख होने के कारण शहर भर में सक्रिय थी पुलिस। कोतवाली में भी सतर्कता थी। कोतवाली में अचानक दाखिल हुई एक भैंस पुलिस के सारे चौकन्नेपन पर भारी पड़ गई। भैंस ने पुलिस के वाहनों को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थिति को काबू करने को आगे आए दरोगा शिव प्रताप सिंह पर हमला कर दिया। उन्होंने भागकर खुद को बचाया, लेकिन हमले से वह घायल भी हो गए। फिरोजाबाद में आज एक मजदूर की छत से गिरने से मौत हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थाना क्षेत्र शिकोहाबाद की। आपको बता दें कि शिकोहाबाद के मोहल्ला ओमनगर निवासी राजेंद्र कटरामीरा में एक मकान की दूसरी मंजिल पर शटरें खोल रहा था। उसी समय मकान का छज्जा भरभरा कर टूटने से वह नीचे आ गिरा। नीचे गिरते ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे एसडीएम और सीओ ने घटना की जानकारी की। उधर घटना होते ही मकान मालिक परिवार सहित घर से भाग गया। मौके पर पहुंची इलाका पुलिस ने पंचनामा भरकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कि ये कटरामीरा एक जगह है यहाँ पे, और ये एक राजा का घर बताया जा रहा है। यहाँ पर एक मजदूर काम कर रहा था इसके मकान में, और ऊपर से छज्जा गिर गया। तो छज्जे के साथ में ये मजदूर भी नीचे गिरा है, और इसके ऊपर छज्जा गिरा, जिससे दबने से इसकी मृत्यु हो गई है। और हमने जो है सबको अपने कब्जे में ले लिया है। इसके जेब से एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी मिली है, जिसमें नाम राजेंद्र लिखा है, और ये यहीं शिकोहाबाद का ही रहने वाला है। तो अभी पुलिस को हमने इसके घर पे भेजा है। सबको हमने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और इसके घर वालों के आने के बाद हम विधिक कार्रवाई करेंगे, जो भी तहरीर देंगे। कुछ रिश्ते जाति धर्म से परे होते हैं। महाराष्ट्र से एक खूबसूरत तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई है, जिसने हर धर्म का दिल जीत लिया। ये तस्वीर है अहमदनगर के बाबा भाई पठान की, जिन्होंने अपनी राखी बहन की बेटियों की हिंदू रीति रिवाज से शादी कराई। बाबा भाई ने शादी में मामा के रूप में सारी रस्में निभाई, लेकिन जब विदाई का वक्त आया तो अपने आंसू रोक न सके। उनकी भांजियां भी उनके सीने से लिपट कर रोने लगी। हर कोई इसे सच्चे भारत की तस्वीर बता रहा है। बाबा भाई पठान महाराष्ट्र के अहमदनगर के बोधे गांव जिले में रहते हैं। लड़कियों की मां भूसरे का कोई सगा भाई नहीं है, इसलिए वह हर साल बाबा भाई को ही रक्षाबंधन पर राखी बांधती है। बाबा भाई भी अपनी मोह बोली बहन को प्यारा सा तोहफा देते हैं।
कुछ साल पहले दूसरे के पति की भी मौत हो गई थी। तब से उनकी बेटियां बाबा भाई को ही अपने परिवार का हिस्सा मानती हैं और बाबा भाई भी उनके प्रति हर तरह जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जब दोनों लड़कियों की शादी की बारी आई तो बाबा भाई ने अपने पैसों से ही सारा इंतजाम किया। यही नहीं, उन्होंने समाज की परवाह किए बिना कन्यादान भी किया। विदाई के समय फपक फपक कर रोने लगी, मानो उनकी बेटियां विदा हो रही हों। फिर उन्होंने दोनों लड़कियों का हाथ पकड़कर उन्हें विदा किया। काल जे माझ्या हातून 2 मुलीचं जे कन्यादान झालंय ते पहिलेपासून त्यांचे आणि माझ्या घरच्यांचे जवळजवळ 25-30 वर्षापासून संबंध आहेत आणि माझं आणि त्यांचं घर समोरासमोर आहे आणि ते पहिल्यापासून लहानपणापासून आतापर्यंत मला ते दोन्ही मुली मामा म्हणून समजतात आणि माझी जी गुरुबहीण आहे ती पहिल्यापासून मला लहानपणापासून राखी बांधते। कारण की हे राखीचं जे नातं आहे हे राखीचं नातं एकदम घट्ट करण्यासाठी आणि मामाची भूमिका बजावण्यासाठी आमच्या गुरुबहिणीला सक्का भाऊ नसल्यामुळं माझ्या बहिणीने मला सांगितलं की तूच आमचा पहिल्यापासून आम्ही तुला भाऊ मानतो आणि पुरी पण तुला पहिल्यापासून मामा मानतात, हे जे पवित्र कार्य आहे लग्नाचं हे तुला पार पाडावं लागेल। त्यांच्या मागणीला मी नवरीचा मामा म्हणून आणि कन्यादान म्हणून मी माझं। बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव खंजनपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब आटा चक्की मशीन का पत्थर फटने से मशीन मालिक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आटा चक्की के पास खड़े अन्य 6 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि भगवान दास जो कि तहसील बहेड़ी के थाना क्षेत्र देवरनिया के गांव भोजपुर के निवासी थे, जो थाना क्षेत्र नवाबगंज में अपनी आटा चक्की मशीन लेकर आए हुए थे और आटा पीस रहे थे। इसी दौरान मशीन का पत्थर टूट गया। पत्थर भगवान दास के शरीर के ऐसे अंग पर जा लगा जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने भगवान दास को बरेली हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य व्यक्तियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जे मशीन चला रहे हैं। किस चीज़ की मशीन थी? कौन सी? जे पिसाई वाली मशीन। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो मशीन फट गई। फटने से उनको मुंह में चोट लग गई। पत्थर उल गए, पत्थर देखो जे मोटे मोटे पत्थर उल गए उनके ऊपर। हमारी 4 बच्चा हमारे घर वाले सब घायल हैं। एक के तो हाथ ना है कतई। सब कितने लोग थे? कितने? 5। मृतक का क्या नाम है जो मृतक है? भगवान दास। भगवान दास। अच्छा, बाकी के लोगों की तबीयत कैसी है? बाकी लोगों की तबीयत हमें देखी ना है भैया, हमें भीतर जाने ना दो। जालौन के कोंच में मंडलायुक्त झांसी सुभाष चंद्र शर्मा द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोंच और नगर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा अधीक्षक को साफ सफाई के संबंध में और कोविड-19 की जांच के समस्त सुविधाओं में अविलंब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के आदेश दिए गए। मरीजों से अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं और परेशानियों के संबंध में पूछा। अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन न होने और होल्डिंग एरिया न पाए जाने पर निर्देशित किया कि उक्त सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत कुमार श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी प्रमिल कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी अशोक कुमार, सीओ राहुल पांडे सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे। मध्य प्रदेश के सिवनी में करोड़ों रुपए की लागत से बना पुल उद्घाटन से पहले ही बह गया। जिले के सुनवारा गांव में वैनगंगा नदी पर बने इस पुल का इस्तेमाल करीब 1 महीना पहले ही शुरू हुआ था। आज इसका उद्घाटन होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही यह पुल भ्रष्टाचार की बाढ़ में बह गया। इस पुल के निर्माण में 3 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत आई थी। इसका निर्माण कार्य 1 सितंबर 2018 में शुरू हुआ था। फिलहाल इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बता दें कि यह पुल केवलानी विधानसभा के अंतर्गत आता है।
यहाँ के विधायक भाजपा के राकेश पाल हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते राज्य की कई नदियाँ उफान पर हैं। प्रदेश के करीब करीब सभी बांधों के गेट खोल दिए गए हैं। राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश के 9 जिलों के 394 से ज़्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं 7000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में बाढ़ की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य में बाढ़ के हालातों के बारे में बताया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने होशंगाबाद और अन्य जिलों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। बता दें कि राज्य में पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार बारिश के कारण होशंगाबाद सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ आ गई है। प्रदेश में स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि जलमग्न क्षेत्रों से लोगों को बचाने के लिए सेना और एनडीआरएफ को उतारा गया था। एटा के भटमई गांव में सुबह करीब 6 बजे एक प्लाट के विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। मारपीट के बाद फायरिंग हो गई। फायरिंग में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि एटा में जमीनी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ये ताज़ा मामला एटा के बागवाला थाना क्षेत्र का है। सुबह करीब 6 बजे प्लॉट के विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के बाद गोलीबारी में एक अधेड़ गंगा प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई और आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। थाना बागवाला के गांव भटमई में आज लोधे राजपूत समुदाय के 2 परिवारों में आपस में ज़मीन को लेकर विवाद हुआ। उनमें हाथापाई हुई, बाद में लाठी डंडे चले। एक महिला को उस विवाद में बाएं बाजू में गोली लगी है, वो खतरे से बाहर है। 2 अन्य लोग लाठी डंडे की चोट से घायल हुए हैं। इस संबंध में थाना बागवाला पे FIR दर्ज की गई है। 6 लोग जो घटना में शामिल थे मुलजिम, 6 मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है और जो घटना में प्रयुक्त तमंचा है कारतूस वो भी बरामद कर लिया गया है। एक व्यक्ति के उसमें गंगा प्रसाद नाम के व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, लेकिन उसके शरीर पर कोई चोट नहीं है, वो पहले से बीमार था। तो इस संबंध में पहले ये सूचना आई थी कि शायद इस मारपीट में उसकी गोली लगी है या उसको जानबूझ के लोगों ने मारा है, लेकिन उसके शरीर पे कोई जाहिरा चोट नहीं है। उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। FIR दर्ज किया गया है। 6 आरोपी 6 मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं। इन सभी को न्यायालय के समक्ष पेश करके जेल भेजा जा रहा है। सर बताया जा रहा था इसमें कोई पैसे का लेन देन था, उसके बाद दूसरे पक्ष से कहा सुनी हुई थी। ये दोनों लोधे राजपूत परिवार हैं, एक ही गांव के आस पड़ोस के बगल के रहने वाले हैं। इनमें ज़मीन विवाद को लेकर काफ़ी लंबे समय से मुकदमेबाजी भी चल रही है। एक पक्ष की ज़मीन गांव में है और दूसरे पक्ष की ज़मीन अब सड़क के बाईपास जहाँ से निकल रहा है वो ज़मीन वहाँ उनको मिली हुई है, तो कीमती हो गई है। इसी को लेकर इनमें आपस में विवाद रहा है। पिछले 3 दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्ठा इलाके में एक मकान के अचानक ढह जाने से 35 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई, जबकि मलबे में दबे 3 लोगों को बचा लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आष्ठा इलाके में करीब 3:10 पर एक मकान ढह गया, जिससे इसमें सो रही रुखसार बी की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि मलबे में दबे 3 अन्य लोगों को बचाव कर्मियों ने बाहर निकाल लिया है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। योगी सरकार ने अनलॉक 4 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। सितंबर महीने में कई छूट मिलने जा रही हैं। योगी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में अधिकांश केंद्र सरकार की बातों को ध्यान में रखा है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव RK तिवारी ने राज्य में अनलॉक 4 के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लागू रहेगा।
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों मंडलायुक्तों को दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए हैं। 21 सितंबर से शादी समारोह अंतिम संस्कार में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकते हैं। 100 लोग राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन में शामिल हो सकेंगे। अनलॉक 4 के अंतर्गत कंटेनमेंट जोन में डीएम अब स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे। शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक लागू साप्ताहिक बंदी आगे भी जारी रहेगी। ओपन एयर थिएटर 21 सितंबर से खोले जा सकेंगे। स्कूल कॉलेज बंद, लेकिन कुछ गतिविधियों की छूट रहेगी। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल, कॉलेज जा सकेंगे। स्कूलों में 50% शिक्षक कर्मचारियों को ऑनलाइन परामर्श के लिए बुलाया जा सकता है। कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थानों, ITI, कौशल विकास निगम, कौशल विकास मिशन में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या व्यावसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी। अनलॉक 4 में जो पूरी तरह से बंद रहेंगे उनमें सभी सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार बंद रहेंगे। राज्यों के बीच, राज्यों के अंदर व्यक्तियों, माल के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, 1 से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए ही उन्हें घर से निकलने की अनुमति होगी।